Hello everyone, we are starting with another segment of first chapter. ठीक है, अभी आप लोग देखो, ये आज ना बिल्कुल बेसिक्स वाली क्लास है. इसमें ना बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप लोग सुनोगे. ठीक है, रीजन बीइंग, अगर आपको लॉजिक्स नहीं पता तो आगे बहुत दिक्कत आएगी. मेरे लिए भी बहुत दिक्कत रहेगी आपको समझाना. ठीक है, अब आप एक बार ना ऐसे ही नॉर्मल सिनारियो में मैं आपको भेजती हूँ. ठीक है, अब दिवाली का सीजन अभी अभी गया है. ठीक है, आपकी मम्मी ने मान लेते हैं आपको बोल दिया 500 ड्राई फ्रूट की ट्रेज छुटकू तू बनवा के आ जा. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है मम्मी, मैं बनवा के आ रहा हूँ. अच्छा, 500 ड्राई फ्रूट की ट्रेज है. मम्मी ने बोला है एक एक ड्राई फ्रूट की ट्रे के अंदर ना, ये देखो ये ड्राई फ्रूट की ट्रेज. ठीक है बेटे, ध्यान से सुन लो. यहाँ पर आपके मामरा वाले बादाम होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे काजू होने चाहिए, बड़े बड़े वाले काजू. ठीक है, और यहाँ पे किशमिश. ठीक है, बहुत बढ़िया वाली ट्रेस बनवानी है तुझे. ठीक है, 500 ट्रेस बनवानी है. एक आई गेस बनेगी 1500 की. ठीक है, अच्छा, ये मम्मी जी ने आपको बोला और बोला ऐसी 1500 रुपए की ट्रेस बना दे 500. ठीक है, अब आपको पता है जो ट्रेस बन के आती है वो क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे एक फिल्म सी लगी आई होती है. ठीक है, डब्बा बंद होता है और टेप से क्लोज होती है. अब मम्मी ने इंस्ट्रक्शन क्या दी थी कि एक एक ड्राई फ्रूट की ट्रे बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए. तो अब आप कैसे चेक कर सकते हो कि जो इसके अंदर सामान डला है वो ठीक है या फिर नहीं है? मुझे ऐसा लगता है आपको खोल के चेक करना पड़ेगा. ठीक है, अब 500 की 500 ट्रेज आप खोल कर नहीं चेक करोगे. आप क्या करोगे, बीच में से कुछ कुछ ट्रे को निकालोगे, उसे ऐसे खोलोगे और चेकिंग कर लोगे. ठीक है, फिर रख दोगे, फिर बीच से कुछ निकाली उसकी चेकिंग कर ली. ठीक है, अब आपको ये जो चेकिंग करनी है, ये जो आपने सारी ट्रे ना चेक करके थोड़ी सी की चेकिंग करी, इसे बोला जाता है सैंपलिंग. क्या बोला जाता है इसे? सैंपलिंग. आपने सारी की सारी चीज ना चेक करके एक छोटा सा सैंपल चेक कर लिया और ये मान लिया कि अगर सैंपल ठीक है तो आगे वाली चीज भी बिल्कुल ठीक होगी, सारी की सारी ट्रेस बिल्कुल ठीक होंगी. इसे बोला जाता है सैंपलिंग. अब ऐसे ही ऑडिट के अंदर भी ऑडिटर कभी सारी की सारी एंट्रीज को चेक नहीं करता. ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर करता है सैंपलिंग. अब ये सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? देखो इधर देखना, ये मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेके आई. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे डेटर्स हैं. ठीक है, टिंकू, पिंकू, रीना, मिंकी, प्रीति, मीना, पालो, जो भी है. ठीक है, मैंने इनके ना नाम लिख लिए. ठीक है, अच्छा, ये एक शीट है ऐसी, और ऐसी 1000 शीट्स है. ठीक है, प्लीज रीजनेबल एश्योरेंस, मुझे पता है अभी तुम्हें ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, मेरा ये बेस समझने की कोशिश करो. ये ऐसे 1000 शीट्स है. 1000 शीट्स का मतलब समझते हो? ये 26, तो 26 इंटू 1000. ठीक है, 26,000 डेटर्स है. ठीक है, अब 26,000 डेटर्स की चेकिंग करना तो आसान नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सैंपलिंग करनी पड़ेगी. अब देखो, टोटल नंबर ऑफ डेटर्स 26,000, सैंपल लिया मैंने 2600 रुपए का. अब एक बात बताओ, मैंने 2600 की फिगर पर आई कैसे होंगी? याद करते हैं पहले, इंटरनल कंट्रोल. अच्छा, दो टाइप के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम. अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं तो हमें अकाउंट्स की चेकिंग कम करनी है. अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेकार है तो फिर हमें अकाउंट्स की चेकिंग ज्यादा करनी है. अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मेरी कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे थे, गुड थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने यहाँ पे सैंपल साइज कितना लिया? 10%. ठीक है, मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे तो ठीक है, हमें ज्यादा चेकिंग नहीं करनी. अब इधर देखना, 2600 में कोई भी गड़बड़ नहीं मिली. गड़बड़. ठीक है, गड़बड़ मतलब गड़बड़ वर्ड डाला, कोई भी नहीं मिला, तो मैंने बैलेंस में एज्यूम कर लिया या फिर सच में कोई भी गड़बड़ नहीं थी? मैंने एज्यूम कर लिया कि उसमें भी कोई भी गड़बड़ नहीं है. याद करो अपना ड्राई फ्रूट वाला एग्जाम्पल, आपने बीच बीच से निकाल के देख ली, कम से कम
500 में से 50 ट्रेस, ठीक है, और देखा कि भैया अच्छा ठीक है 500 में से 50 ठीक है, तो बची हुई 450 भी क्या होंगी, ठीक ही होंगी, ठीक है। ये सच में ठीक थी 450 या फिर आपने एज्यूम किया, ये एज्यूम किया। ऐसे डेटर्स के लिए भी मैंने देखा 2600 के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो बचे हुए जो बैलेंस थे 23400 इसमें एज्यूम किया कि कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो मैं क्या मान लूंगी कि जितने भी 26,000 डेटर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसको देख के तुम्हें क्या समझ आता है कि हम एज एन ऑडिटर जब भी जाएंगे हम कभी भी 100% श्योर तो नहीं हो सकते ना। अब वो जो आप 500 ड्राई फ्रूट की ट्रेस मम्मी के पास लेके गए, आप क्या बोलोगे, हाँ मम्मी मैं ना बहुत ज्यादा श्योर हूँ, मैं रीजनेबली श्योर हूँ, काफी हद तक श्योर हूँ, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि सब कुछ ठीक है। हाँ मम्मी को तो आप बोलोगे सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर हो सकता है ना कोई एक आध ट्रे निकल आए जिसके अंदर काजू बादाम थोड़े से कम रह गए हो, ठीक है, या फिर कोई एक ट्रे निकल आए जिसके अंदर फिल करना भूल जाए, किसी भी लेवल पर कोई भी गड़बड़ निकल के आ सकती है। तो आपको पता है आप ऑडिट करते वक्त हमेशा रीजनेबली श्योर होते हो, यू आर नेवर नेवर 100% श्योर, मतलब कभी भी आप एब्सोल्युटली श्योर नहीं होते, नेवर। आप हमेशा रीजनेबली श्योर हो, 80-90% श्योर है हम, बट कभी भी 100% श्योर नहीं हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक बात बोलूं, आप लोगों के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक आता है आपका एमसीक्यू और एक सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। अब आपने एमसीक्यू अपने लिखे ओएमआर शीट के ऊपर, ठीक है, मैं सिर्फ ओएमआर की बात कर रही हूँ, हाँ मैनुअल की बात नहीं कर रही, ठीक है, और ये आपने क्या लिखे, अपनी कॉपी बुकलेट के अंदर लिखी, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये ओएमआर की शीट मशीन के अंदर गई, और उसके बाद अगर ए का आंसर ए है और आपने भी ए लिखा है, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, ये ठीक हो जाएगा ना आपका। अगर आपने आंसर था बी और आपने लिखा सी, तो ये क्या है, रॉन्ग, सीधा सीधा साफ साफ। अब यहाँ पे आप क्या हो, 100% श्योर, जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल 100% श्योर। पर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आप लोग सब्जेक्टिव लेवल पर क्वेश्चन आंसर लिखते हो, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन आता है और उसमें आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिखना होता है और बुक की भी लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। अब सेम पेपर दो जने चेक करें, दोनों अलग अलग आंसर्स देंगे, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिविटी। कोई भी एग्जामिनर 100% श्योर नहीं होगा, कितना श्योर होगा, सिर्फ और सिर्फ रीजनेबली श्योर होगा। तो रीजनेबली और एब्सोल्यूट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जब एकदम वही 100% श्योरिटी आती है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, जब 100% श्योरिटी नहीं है, 80-90% श्योरिटी है, तो उसे क्या बोला, रीजनेबल। इनफैक्ट आईसीआई की बुक्स में जो कहते हैं कि भैया चेकिंग में गड़बड़ हुई है, जो भी हुई, वो किस लिए होती है, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन है, मैनुअल इंटरवेंशन है, तो सब्जेक्टिविटी राइज हो जाती है और हमेशा रीजनेबली श्योर होते हैं, आप कभी भी एब्सोल्यूट नहीं श्योर होते। एब्सोल्यूट टर्म ही कहता है 100%, वन मतलब वन, ठीक है, वन मतलब वन, उसमें आप कुछ भी लेवल से कुछ भी इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब 12th के जब आपकी एग्जामिनेशन की शीट्स आती है, तो आपने ये वाली चीज काफी बार सुनी होगी कि 12th के पेपर्स में गड़बड़ हो गई चेकिंग में और समथिंग समथिंग, ठीक है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो लोग रीजनेबली श्योर थे, 100% श्योरिटी नहीं होती। अब ऑडिट के अंदर भी हमेशा कौन सी श्योरिटी होती है, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजन भी हम लोग यहाँ पे देखो सैंपल ले रहे हैं, अब हमने यहाँ पे एज्यूम किया, तब जाके क्या आई, एश्योरिटी। अब देखो आप इन डेटर्स को चेक कैसे करोगे, आप इन डेटर्स, क्योंकि ये डेटर्स 26,000 नंबर ऑफ डेटर्स हैं, आप ये देखना चाहते हो ठीक है या फिर नहीं, तो आपको इनके लिए चाहिए होगा कोई पुख्ता सबूत, सबूत चाहिए, ऑडिट एविडेंस चाहिए, ठीक है। अब ऑडिट एविडेंस आएगा कैसे, आप क्या करोगे, इन डेटर्स के लिए
इनवॉइस, जो कंपनी ने बनाया इनवॉइस उसको लेके आओगे, ठीक है। कंपनी ने कभी ना कभी सामने वाली पार्टी को इनवॉइस भेजा होगा, तो एक कॉपी वो अपने पास संभाल कर रख लेंगे, उसे बोला गया कॉपी ऑफ इनवॉइस। इधर आओ देखते हैं। तुम लोग मान लेते हैं कोई एक ड्रेस खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है। ड्रेस खरीदने के लिए जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, जो भैया होते हैं वो अपनी रिसीट की बुक निकालते हैं, ठीक है, नीचे रखते हैं। अरे भैया रुक जाओ, एक मिनट कार्बन कॉपी रखने दो, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपकी इस रिसीट की बुक के अंदर एक पेपर के नीचे, ये वाला पेपर है, ठीक है, इसके नीचे एक कार्बन कॉपी रखते हैं। उसके बाद आपका पूरा बिल बनाते हैं, ठीक है। बिल को यहां से फाड़ देते हैं, ठीक है, फाड़ देते हैं और फाड़ कर दे देते हैं जिसने भी ड्रेस परचेज करी, ठीक है। अब आपको पता है जब वो कार्बन कॉपी हटाते हैं तो नीचे सब कुछ छपा हुआ आ जाता है, दिस इज नोन एज कॉपी ऑफ बिल। तो क्या होता है कि टैली करने में आसानी होगी, एक बिल उनको दे दिया सामने वाली पार्टी को और एक बिल अपने पास रखा, तो वो क्या है, कॉपी ऑफ बिल। अब आप चेक करना चाहते हो कि डेटर्स का जो अमाउंट लिखा है वो ठीक है या फिर नहीं, तो आप क्या करोगे, कंपनी के अंदर कॉपी ऑफ बिल्स को देखोगे, उसके साथ साथ में अब ये कॉपी ऑफ बिल तो भैया साथ साथ आप ड्रेस जैसे परचेज करते हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज क्रेडिट पीरियड अलॉट करती हैं, ठीक है, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। तो 3-4 महीने के अंदर अंदर वो पैसा कभी ना कभी तो वापस आता ही आता है, ठीक है। अब जब वो पैसा हमारे पास वापस आएगा तो वो कहाँ पे लिखा हुआ होगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर। कहाँ पे लिखा होगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको पता है एक ऑडिट एविडेंस तुम्हें मिला कॉपी ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस नहीं मिलेगा, कॉपी ऑफ इनवॉइस मिलेगा, ठीक है। हम जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं ना, मैं और डिटेल में आपके लेवल को एक्सपैंड करती जाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, कॉपी ऑफ इनवॉइस और साथ साथ में बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप लोग चेक कर लोगे। तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो क्या है, डेटर का बैलेंस, ठीक है। ऐसे आप डेटर के बैलेंसेस को चेक करते हो। कॉपी ऑफ इनवॉइस और बैंक स्टेटमेंट दो यहाँ पे ऑडिट एविडेंसेस रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब मैंने ऐसे करके सैंपल लिया था, तो मैंने 10% सैंपल के अंदर 10% के डेटर्स को निकाला, उनके कॉपी ऑफ बिल्स को चेक किया और मैंने बैंक स्टेटमेंट को देखा, तो जो बैलेंस बचा था वो क्या था, डेटर्स का अमाउंट। मतलब कि अगर ये दो चीजें मुझे इन 2600 डेटर्स के लिए मिल जाती हैं, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो मैं ये मान लूंगी कि बचे हुए बैलेंस भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि मैंने बैलेंस में माना, 100% तो नहीं है, मैंने मान लिया कि वो भी ठीक होंगे, तो मुझे क्या मिलती है, रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटिंग में आपको, हम जब आगे आगे जाते जाएंगे बहुत सारी जगहों पे आप डिटेल लेवल पर सीखोगे कैसे कैसे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे आप लोग सैम्पलिंग, हर चीज में होती है सैम्पलिंग, आप ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर सैम्पलिंग करते हो। मेरा चैप्टर नंबर 7 है सैम्पलिंग का, मैं डिटेल में बताऊंगी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों का काम क्या है यहाँ पे, 100% लेवल पर ये वाली चीज अचीव करना। अब रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है, क्या मिलती है, रीजनेबल एश्योरेंस। 100% एश्योरेंस कभी भी नहीं मिल सकती। अब आप ही में से कुछ बच्चे बैठे होंगे जो कि मुझे कहेंगे कि ऐसे कैसे बोल रही है कि ये हम एज्यूम कर लेंगे। एक काम कर लेते हैं, हम ना सारे चेक कर लेते हैं। तुमने बोला सैम्पलिंग नहीं करनी ना, ठीक है, चलो मैंने क्या किया, सारे के सारे दोबारा से चेक करे, ठीक है। और मैंने इस वक्त कुछ सैम्पलिंग नहीं ली, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रीजनेबल एश्योरेंस क्यों है, ठीक है। मैंने सबको चेक किया, फुल्ली चेक्ड। अब यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं मिली, तो मैंने क्या मान लिया कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, ये लो, अगर मैंने सारी चीजें चेक करी तो मुझे मिलनी चाहिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस। आपको पता है इसके बाद भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलती, रीजनेबल ही एश्योरेंस मिलती है। वो कैसे, याद करो मेरे ऑडिट एविडेंसेस क्या थे, या तो था कॉपी ऑफ बिल, या तो था मेरा दूसरी चीज बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, दो थे। अच्छा, मुझे बात बताओ, ये तुम्हें मिला कहां से कॉपी ऑफ बिल,
कंपनी ने खुद से प्रोवाइड किया। बताओ मुझे, वो कार्बन कॉपी नकली से बना के आपको दिखाने में क्या टाइम लगेगा? नहीं लगेगा टाइम। अगर किसी को फ्रॉड करना है, गड़बड़े करनी है, तो वो कर सकता है आसानी से, ठीक है। ये कॉपी आपकी आराम से बनाई जाती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट, एक बात बताओ, नकली से किसी बंदे को बीच में ट्रांसफर लेके और उसके बैंक से आपकी क्या कहते हैं कि वो दिलवाना, एंट्री दिलवाना या फिर एक एंट्री कराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको पता है, इसको बोला जाता है हवाला सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर अब तो ये बहुत कम हो चुका है, पर इससे पहले लोग हाई लेवल पर एंट्रीज इधर की उधर कराते थे। कैसे कराते थे, ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगी, फ्रॉड चैप्टर के अंदर हम इसे और से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये फ्रॉड करने का तरीका है, सीरियसली बताऊं, सीएस कितने सारे ऐसे हैं जो कि कोई भी प्रैक्टिस का काम नहीं करते, उन्होंने अपनी फर्म खोल रखी है और ये एंट्री दिलवाते हैं। अब ये एंट्री कैसे दिलवाते हैं, ये देखो, ये एक्स एंड कंपनी है, ये मेरी वाई एंड कंपनी, ठीक है, दो पार्टनरशिप फर्म्स है, ठीक है। एक्स एंड कंपनी की इस साल सेल्स बहुत कम है, ठीक है, और ये एक्सेंट कंपनी क्या चाहती है कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। रीजन बीइंग उन्हें मार्केट में जाके बैंक से लोन लेना है, ठीक है। तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपके पास लोन तो है नहीं, ठीक है, सॉरी, आपको तो हम लोन दे नहीं सकते क्योंकि आपकी सेल्स बहुत कम है। अब वो अपनी नकली वाली विंडो ड्रेसिंग करना चाहते हैं। दूसरी जगह मेरी एक वाई एंड कंपनी है, वाई एंड कंपनी के अंदर एक्सपेंसेस बहुत कम है, ठीक है, परचेजेस बहुत कम है, और वो लोग ना इस साल इनकम टैक्स नहीं पे करना चाहते, कम पे करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स को बचाना चाहते हैं। अब इनकम टैक्स को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर परचेजेस अपनी बढ़ा दी जाए? तो आपको पता है क्या कराएगा, इनके बीच में एक इंटरमीडियरी आएगी। देखो, ये कौन है? सीए, ठीक है। अब एक्सेंट कंपनी वाई एंड कंपनी को नहीं जानती और वाई एंड कंपनी एक्सेंट कंपनी को नहीं जानती, ठीक है। अब ये सीए क्या करेगा, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल्स चाहिए थी ना, सेल्स की एंट्री करा देगा, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर परचेज की एंट्री करा देगा। देखो कैसे किया, यहाँ पे सेल हुई है टू वाई एंड कंपनी और यहाँ पर परचेजेस हुई है फ्रॉम एक्सेंट, ठीक है। अब ये जो सीए ने कराई, एंट्री कराई, और सीए को बीच में यहाँ से क्या मिलती है? कमीशन मिलती है। देखो, क्या ये इलीगल है और ये काला धन बोला जाता है, इसको क्या मिलती है? कमीशन मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए सीए, अब ये एक्सेंट कंपनी उसका एक क्लाइंट है, वाइन कंपनी उसका एक क्लाइंट है, आपस में एंट्री करा दी, सीए को क्या मिली बीच की? कमीशन। एक्सेंट कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ा दी, वाई एंड कंपनी ने अपनी परचेजेस बढ़ा दी। अब असलियत में तो अगर देखा जाए, ना ही एक्सेंट कंपनी की सेल हुई, ठीक है, ना ही वाई एंड कंपनी की परचेजेस हुई, बट विंडो ड्रेसिंग कर दी। विंडो ड्रेसिंग से भी बुरी, इसको हवाला बोला जाता है, और इनकम टैक्स में एक तरह से ये बैन है, ये बहुत ही बुरी चीज है, ठीक है। आप जो भी ट्रांजैक्शंस ट्रू एंड फेयर व्यू, यहाँ पे क्या आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है? नहीं है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, राइट। अच्छा, तो ये मुझे एक आपको समझाना था, आगे जाके आप और ज्यादा सीखोगे, ठीक है। तो अब ये एंट्री वगैरह करा लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो अब ऑडिटर चाहे कितनी भी चेकिंग कर ले, तो उसे क्या मिलेगी? रीजनेबल एश्योरेंस। ही कैन नेवर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा। हम आगे और एग्जांपल सीखेंगे रिलेटेड टू रीजनेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। चल, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अगर कंपनी ने कुछ भी फ्रॉड कर रखा है, भाई क्या कर रखा है? फ्रॉड। अगर वो लोग कुछ भी फ्रॉड कर रहे हैं, सोचो, जो बंदा फ्रॉड करता है उसे छुपाने की कितनी कोशिश करता है, ठीक है। अगर वो कुछ भी फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने कोई कमीशन टाइप ली है, ठीक है, तो आपको पता है जब वो इतनी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर इज एन एवरी पॉसिबिलिटी कि ऑडिटर कभी भी ना पकड़ पाए, ठीक है। तो अब कभी भी फ्रॉड वाले केसेस में हम 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते ना, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अब कहाँ फ्रॉड हो रहा है, कहाँ उसे छुपाया जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑडिटर के हमेशा सामने आ जाएगा,
ठीक है। जब हम श्योर ही नहीं है रिलेटेड टू फ्रॉड एंड ऑल, तो क्या आप कभी भी ये बोल सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू एब्सोल्यूट लेवल पर, 100% लेवल पर? नहीं। हम क्या ऑब्टेन करते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। फ्रॉड वाले केसेस को अगर हम ध्यान में ले, कितनी भी चेकिंग कर लें, पर अगर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, अब आपको कोई बता के तो फ्रॉड करेगा नहीं, तो जब भी आप चेकिंग करोगे आप क्या ऑब्टेन करोगे? रीजनेबल एश्योरेंस। यू कैन नेवर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है। अभी मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। पता है आपको, आपका ऑडिट एविडेंस कहां से आता है? मैनेजमेंट के थ्रू रूट होके आता है, ठीक है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चीज देखी और उसके लिए आप लोग ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते रहते हो। ऐसा भी तो हो सकता है, एक दूसरी तरीके से देखा जाए, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजों को चेक कर रहे हो, पर कुछ चीजें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी नहीं, मैनेजमेंट ने छुपा दी, नहीं बताना चाहते वो बातें। अब अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैनेजमेंट नहीं बताना चाहती, तो आप उसके लिए ऑडिट एविडेंस कैसे निकालोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि कुछ चीजें छुपी हुई हैं? ये सब चीजों के कारण आप क्या ऑब्टेन करते हो? रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं ऑब्टेन करते। अब सोचो, कंपनी का ना एक कोई केस चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है फ्रॉड वाला, मतलब कि कोई एक केस चल रहा है, चलो एक कोई लिटिगेशन के अंदर केस है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, अगर कोई भी केस चलता है और आपको लगता है कि कंपनी को कुछ भी पे करना पड़ सकता है, लायबिलिटी 100% अभी डिराइव नहीं हुई है, बट लगता है कि पे करना पड़ सकता है, तो आपको पता है एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नाम की चीज होती है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर जो भी केसेस वगैरह चल रहे हैं जिसका आपको एक्सपेक्टेड है कि कंपनी को पे करना पड़ सकता है, दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब कंपनी को ऐसा लगता है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वाली बात अगर मैंने बता दी तो पता है क्या, सब लोग तू करेंगे और सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा सा केस चल रहा है। ओ माय गॉड, उससे बचने के लिए मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखती नहीं है। ऑडिटर एक भला बंदा है, ऑडिटर को सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, पर ये केस के बारे में नहीं पता चल पाता, तो क्या ऑडिटर 100% श्योर हो सकता है कि जो भी उसने लिखा है वो सच्चा होगा? नहीं, ऑडिटर हमेशा क्या होगा? रीजनेबली श्योर होगा, क्योंकि चीजें अगर मैनेजमेंट ने छुपा रखी हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अंदर छुपी हुई चीजों का कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ, एक मूवी देखी थी किसी ने, रेड। अब बताओ, जिन जिन का ड्रीम होगा सीए बनने का, भाई उनने मेरे हिसाब से, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, तो उन्होंने रेड जरूर मूवी देखी होगी, ठीक है। अच्छा, नहीं तो एक साउथ इंडियन मूवी भी आई थी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, रजनीकांत की थी, क्या होता है कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन टाइप करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह आके बैठ जाते हैं, ठीक है, और आपको पता है वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि ऊपर छत वत होती है, ठीक है, छत को ऐसे फोड़ देते हैं तो उसके अंदर से पैसे बरसते हैं, ठीक है, एक पिलर सा लगा हुआ होता है, उसपे से पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो एकदम कच्चा सा निकलता है, तो उसे फोड़ते हैं, जब पिलर को फोड़ते हैं उसके अंदर से इतनी सारी ज्वेलरी बाहर आती है, ठीक है। ये क्या है? उनके पास राइट थी, रेड मारी थी ना, ठीक है, तो रेड मारने के बाद उनके पास बहुत सारी राइट्स आई थी, ये उन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन थी, ठीक है। अच्छा, उनके पास इतना तक भी राइट होता है एक रेड के अंदर, ठीक है। आई बीन पार्ट ऑफ लाइक, मैं उन सिनेरियोस में रही हूँ जहां पर लाइक ऑफिशियल लेवल पर रेड पड़ी थी, ठीक है, मैं उसी टाइम अवेलेबल थी, तो मैंने काफी कम से कम 1-2 बार मैंने देख रखा है, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल सिनेरियोस में तो आपको पता है वहां पे आते ही क्या होता है, सबसे पहले जितने भी लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग सा होता है, डरावना सा होता है, जितने भी लोग होते हैं उनको बोल दिया जाता है आप अपने सेल फोन्स हमें डिपॉजिट कर दो, और ना सीरियस नोट ये होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा सीरियस वाला मैटर लगता है तो वो जितने भी आपके मोबाइल्स होते हैं उनको टर्न ऑफ कर देते हैं। ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर जो भी, जैसे कहते हैं सील टाइप लगा देते हैं, कोई ना अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, ठीक है, ये पक्की पक्की सील लग जाती है, ठीक है। अब वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, ऊपर से लेके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी
पेपर्स अवेलेबल है, जितने भी कह दो कंप्यूटर डिवाइसेस अवेलेबल है, हर एक डिवाइस को उठाया जाता है, उस डिवाइस को डिटेल लेवल पर चेकिंग करी जाती है, ठीक है। जब भी चेकिंग करी जाती है तो उसके अंदर पता है क्या करते हैं वो लोग, उस चेकिंग के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी की भी ले लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट उनके पास इतनी तक भी राइट होती है कि किसी के भी घर वर को मतलब खुदेल देते हैं, ठीक है। इन जो टीवी मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कैसे कैसे चीर फाड़ करके निकालती है सामान, ठीक है, वो सब बिल्कुल सच्चा है, ठीक है। मेरे अपने रिलेटिव्स भी इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर है एंड दे टोटली मेक इट मतलब क्लियर कट बोलते हैं, हाँ जी हम ऐसे ही चेकिंग करते हैं, ठीक है। ये सब सच्चाई होती है, मूवीज के अंदर ऐसे फ्री फंड का नहीं होता। वो क्या है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, उन्हें उतनी राइट्स दी गई हैं, पावर्स दी गई हैं। पर सुना है कभी ये बंदा ये सीएजी आए थे ऑडिट करने के लिए, सारा कुछ तहस महस करके चले गए? नहीं, इनकी राइट्स क्या है, लिमिटेड। ऑडिटर की राइट्स क्या है, लिमिटेड। आप ये तहस नहस नहीं कर सकते, आपकी राइट्स इतनी लिमिटेड है कि आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो, उनको रिक्वेस्ट करो एविडेंसेस के लिए, देते हैं ठीक है, नहीं तो आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीजें अवेलेबल है, पर तोड़ फाड़ मार फाड़ नहीं करनी, क्योंकि आपकी राइट्स बहुत लिमिटेड है। आप कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करोगे, रीजनेबल एश्योरेंस, यू कैन नेवर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अच्छा, अब तुमने देखा है कभी कभी कि बैलेंस शीट के अंदर आपकी एसेट लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड में, ठीक है, ये एसेट्स हो गए, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसके अंदर प्रोविजन होता है, ठीक है। प्रोविजन बताया जाता है, चलो मान लो मैंने बोला बैड डेट्स का, अब ये फिक्स फिगर लगा दी 5%, बताओ मुझे क्या इतने बैड डेट, मतलब आप 200% श्योर हो कि इतने ही बैड डेट होंगे, या फिर कच्चा कच्चा श्योर है मैनेजमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त की बात कर रही हूं, हम नहीं बनाते प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट कौन बनाता है, मैनेजमेंट। हमें सिर्फ चेक करना है कि प्रोविजन ठीक से बना या फिर नहीं। अब सोच के देखो, मैनेजमेंट तो खुद से ही श्योर नहीं है कि भैया 5% बनने चाहिए, 4% बनने चाहिए, या फिर कितने के एग्जैक्ट बैड डेट होंगे, ठीक है। हो सकता है शायद इसमें से एक भी ना हो। मैनेजमेंट खुद से श्योर है कि एकदम 5% ही बैड डेट होंगे? नहीं, ये रीजनेबली श्योर है, ठीक है। तो हम जब चेकिंग करेंगे तो हम भी तो रीजनेबली श्योर ही होंगे ना कि भैया बैड डेट 5% के राउंड होंगे, राइट। तो आपको पता है ये चीज देखनी है कि जहां पे भी मैनेजमेंट की अपनी जजमेंट इन्वॉल्व होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, फिर अब एक हमारे पास बात आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खलपले। देखो, आप कंपनी के अंदर हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। मान लेते हैं 1/4/19 से लेके 31/3/20, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी, पूरी साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स किए जाएंगे, और यहाँ पे एंड में आके, ठीक है, अरे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ तक बनाई जाएंगी, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2-3 दिन वो लोग लगाते हैं, थोड़ा टाइम लगाते थे, 2-3 दिन नहीं, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर ऑडिटर को बुलाया जाएगा, ऑडिटर भाई साहब आ जाओ हमारे यहाँ पे ऑडिट कर दो, ठीक है, वो बुलाएंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप पूरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, आपको यहाँ पर बुलाया है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, एज एन ऑडिटर आप मुझे बताओ, आप पूरे साल तो उस कंपनी में थे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे साल तो ये कुछ भी कर रहे थे, लास्ट में उन्होंने जो चीजें चेंजेस करने थे वो करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऊपर से उसे बढ़िया कर दिया और पकड़ा दिया ऑडिटर को। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।
आप सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के अंदर कुछ टाइम के लिए आए हो, ठीक है, आप पूरे साल तो थे नहीं। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल के, ठीक है, ये बहुत सारे घपले करते हैं, और उन घपलों में आप एज एन ऑडिटर ना तो आप पता कर सकते हो कि कुछ घपले हुए, उसके बाद आप कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। रीजन बीइंग आप पूरे टाइम थे ही नहीं, तो आपको कैसे पता होगा कि कौन से फ्रॉड्स, कौन से बड़े बड़े लोग यहाँ पे घपलेबाजियां कर रहे हैं। हो सकता है, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल यहाँ पर टेररिज्म के लिए गन्स बनाई जाती हैं, ठीक है, साइड बिजनेस चल रहा है। जब पता है ऑडिटर आने वाला है तो उस टाइम उन गन्स वगैरह को छुपा के रख देते हैं, ठीक है, जो पूरी फैक्ट्री है उसके जो भी है उसे क्लोज करके रख देते हैं, और सामने से गुड्डे बिस्किट, ठीक है, चलो बिस्किट की फैक्ट्री लगी हुई है, ऑडिटर आएगा बिस्किट की फैक्ट्री वगैरह चेक करेगा एंड ऑल, ठीक है, हाँ दिख रही है बिस्किट की फैक्ट्री, बट पूरे साल क्या हुआ यहाँ पे, टेररिज्म, गन्स वगैरह ये सब काम चल रहा है, ठीक है। तो पता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी अपने घपलेबाजियां कराते हैं उनके रिलेटेड ऑडिटर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, उनके रिलेटेड ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ईयर वो लोग मालिक है, वो क्या कर रहे हैं आप एक एक चीज में जाके इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी घपलेबाजी है उनके रिलेटेड हम क्या ऑब्टेन करेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस, वी कैन नेवर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अच्छा चलो, इतने बड़े लेवल के घपले ना हो, मैं अगर छोटे लेवल की भी बात करूं, ये देखो ये एक रिलेटिव, ठीक है, ये रिलेटिव है मासूम सा, ठीक है, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर का रिलेटिव, ठीक है, एक कोई डायरेक्टर है हमारे यहाँ पे, देखो कॉलर है इसके, ठीक है, अच्छा पंख नहीं है, ये कॉलर है, ठीक है, ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर का एक कोई रिलेटिव है, इसका कोई बेटा है, ठीक है, अच्छा बेटा लिख देते हैं। चलो अभी क्या हुआ, ये जो डायरेक्टर साहब है ना, ये कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एमडी बैठे हुए हैं, ठीक है, ये एमडी है, और इनने पता है क्या किया, कंपनी की बैलेंस शीट देखी और बोला कि मैं क्या करूं, मेरे बेटे को ना फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है, ठीक है, तो ना अब मैं कहाँ से पैसे लेके आऊं, कंपनी सुन, मैं ना यहाँ पे बेटे को लोन दे रहा हूँ, ठीक है, बेटे को लोन दे रहा हूँ ₹1 CR, ठीक है, अब बताओ मुझे एज एन ऑडिटर आपके दिमाग में क्या आएगा, बेटे को लोन क्यों दिया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया फॉरेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब ये एमडी साहब बोलते हैं इसको लोन इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारी कंपनी के लिए, ठीक है, हमारी कंपनी के लिए वर्क कर रहा है आगे जाके, तो इसीलिए हम इसे लोन दे रहे। ओके सॉरी, ये तो ऐसे, ठीक है, हम इसीलिए इसे लोन दे रहे हैं क्योंकि ये जो है ये पैसा लेगा, लगाएगा हमारी कंपनी के लिए, ठीक है। हम एक नया एसबीओ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट टाइप ओपन कर रहे हैं, एक नया बिजनेस यूनिट ओपन कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ चाहिए, क्या कहते हैं, R&D वगैरह चाहिए, तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा फॉरेन कंट्री जा रहा है और उस पर वर्क करके आएगा, ठीक है, ये हमारा बिजनेस पार्टनर अब बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए हम इसे एज हेल्प भेज रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एज एन ऑडिटर आप इसके लिए क्या कर सकते हो, उन्होंने आपको पूरी चीजें प्रोवाइड कर दी, ठीक है, उन्होंने आप लोगों को ये चीजें रिटर्न में भी लिख के दे दिया, ठीक है, पर अगर मैंने आपको बैक स्टोरी बताई तो ये उसकी फॉरेन एजुकेशन के लिए था, ठीक है, इसमें वो घूमेगा फिरेगा ऐश भी करेगा, ठीक है। अब बताओ अगर मेरे पर्सनल लेवल से पूछे तो ये चीज गलत है या फिर नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट जो भी चीजें डायरेक्टर अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं, अपने पर्सनल लेवल के लिए यूज करते हैं, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पर्सनल एक्सपेंसेस के नाम से अब घूमने गए यूएस, ठीक है, और सारे के सारे एक्सपेंसेस डाल दिए पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब ये क्या कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज किए गए थे एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग के नहीं, उन्होंने बोला वहां पे एक हमारी मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, हमें जाना पड़ा। अब
आप मुझे एक बात बताओ, एज एन ऑडिटर ये गलत है या फिर नहीं? ये बहुत ज्यादा गलत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके साथ ये गड़बड़बाजियां नहीं कर सकते, पर आप अब जाके उनके पीछे पीछे जाके चेक तो करके नहीं आ सकते ना कि सच में उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी या फिर नहीं करी, ठीक है? तो इसीलिए आप क्या ऑब्टेन करोगे? रीजनेबल एश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के घपले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटिव के साथ घपले, ठीक है? अच्छा, एक आता है आपके पास लॉज एंड रेगुलेशंस। अब आपको क्या लगता है, एक कंपनी अगर बना लेते हो तो उसमें कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं लगता, ठीक है? बहुत सारे एक्ट अप्लाई होते हैं, ठीक है? पीएफ, ईएसआई, पीपीएफ, सॉरी, ठीक है? उसके बाद आपका लगाया जाता है लेबर एक्ट। आपको पता है एक हमारे यहाँ पे बहुत अनगिनत एक्ट्स लगाए होते हैं एक एंटिटी के ऊपर। लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हर छोटा 1-2 साल का बच्चा भी जाके काम करके आ सकता है? नहीं, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है? कुछ प्रिस्क्राइब्ड एज है, उसी एज के बच्चे से आप काम करा सकते हो। और पता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, ये जो फॉरेन के बोलिए, बांग्लादेश नेपाल में बहुत ज्यादा गरीबी है, ठीक है? तो वहां पे ना ये समझ लो कि छोटे छोटे बच्चे, उनको समझ भी नहीं होती और उनसे काम कराना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट उन बच्चों को इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है? छोटी छोटी कंट्रीज में भेज दिया जाता है और उसके बाद उनसे काम कराया जाता है, ठीक है? क्योंकि छोटी कंट्रीज होते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में इनसे काम कराया जाता है। इनफैक्ट कंट्री है बल्गेरिया जो कि फेमस है सिर्फ इस चीज के लिए, ठीक है? ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है? सेक्सुअल अब्यूज वगैरह के लिए, ठीक है? अब ये छोटे छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर जो कराया जाता है, इज इट अलाउड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अलाउड, ठीक है? ये चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। अब आप ऑडिटर हो, पता है भैया इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर कराने पे पेनल्टी है, उसके बावजूद भी कराते हैं लोग, ठीक है? अब आप क्या 100% लेवल पर श्योर हो सकते हो कि चाइल्ड लेबर नहीं हो रहा? नहीं, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जो छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स के लिए हेल्प करते हैं, काम करते हैं, आपको पता है क्या इतनी गरीबी है उनके पास एक टाइम के खाने के भी पैसे नहीं होते, ठीक है? अब कुछ लोगों को जबरदस्ती काम करना पड़ता है, कोई जानबूझ के नहीं काम कर रहा होता, ठीक है? इनफैक्ट मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताती हूँ। मैं कहीं पर एक गई थी, कोई एक लाइक मतलब मैं बोलूंगी नहीं किस जगह पर गई थी, ठीक है? एक रियल एग्जाम्पल है, ठीक है? तो वहां पर ना लाइक प्लेट्स वगैरह सेटअप थी, ठीक है? और मुझे दिखता है प्लेट्स वेज सेटअप थी और पूरी की पूरी टीम थी, ठीक है? जो लोग खाना वाना खिला रहे थे। और पता, जब वो प्लेट्स वगैरह सेटअप थी, छोटा सा बच्चा मुझे टीम के अंदर से दिखता है, मतलब वो इतना छोटा था, अप्रोक्सीमेटली शायद वो 7 से 8 साल का था, ठीक है? तो मेरी ना एकदम से उसके पास नजर गई, मैंने कहा ये इतना छोटा बच्चा यहाँ पे क्या कहते हैं खाने केटरिंग सर्विस के अंदर क्या कर रहा है, ठीक है? तो मैंने जाके उसे बोला, तो उसके मालिक ने ना एकदम से पकड़ लिया, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर था, करा रहा था और उसे पता था, ठीक है? तो आपको पता है जब तक मैं सोचती और कोई एक्शन लेती सीरियस लेवल पर, वो बच्चा गायब हो चुका था, ठीक है? उन्होंने उसे वहां से भेज दिया था। ऑब्वियसली किसी की जगह पर आप आए हो, केटरिंग सर्विस चल रही है, आप बोल नहीं सकते, ठीक है? बट यू न्यू कि ऐसे काम आपके भी आसपास चल रहे हैं और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको पता है पूरे साल लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है। आप एंड में जाते हो चेकिंग करने के लिए और वो सारे के सारे बच्चों को भेज देते हैं, आप क्या करोगे? क्या आप बोल सकते हो सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को पूरा फॉलो किया? नहीं किया। क्योंकि अब इसका इम्पैक्ट कैसे बनेगा? देखो, अगर आप चाइल्ड लेबर कराते हो तो आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर मॉनेटरी लेवल पर पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अब मॉनेटरी लेवल पर अगर पेमेंट करनी पड़ सकती है तो वो किसका पार्ट बनेगा? बैलेंस शीट पीएनएल का पार्ट, पेनल्टीज का पार्ट, क्योंकि आपने उसे मेंशन नहीं किया। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? गड़बड़ आई हुई है। क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है? तो ये आता है आपका लॉज एंड रेगुलेशन।
लास्ट में एक चीज आती है गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न को ना दो तरीके से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे बोलते हैं मतलब कि दो तरीके से लोग देखते हैं, बट सच्चाई क्या है? लोग ये बोलते हैं कंपनी कभी खत्म ही नहीं होगी, कंपनी तो चलती रहेगी, ठीक है? नहीं, गोइंग कंसर्न का मतलब है कंपनी विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। मतलब हमें नहीं लगता कि आने वाले टाइम तक कंपनी बंद होगी, और ये जो आने वाला टाइम, ये एनालिसिस होता है अगले साल तक, ठीक है? मतलब कि एक आध साल तक आप देखते हो कि हमें अगले साल में नहीं लगता कि कंपनी बंद होगी, आगे हो सकती, मतलब लगता नहीं है बंद होगी, और कंपनी हमेशा चलती रहेगी। दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस, ठीक है? अब आपको पता है गोइंग कंसर्न रिलेटेड असम्पशंस वगैरह आती है रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, आप लोगों को फॉलो करनी, कंपनी विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये वाली चीज आपको मेंशन नहीं करनी कि गोइंग कंसर्न एंड ऑल, ठीक है? पर ये अंडरस्टूड है अकाउंटिंग की नॉलेज में कि भैया कंपनी विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, कंपनी विल फॉलो गोइंग कंसर्न, ठीक है? अब मान लो कंपनी ने वही वो एक कोई इनकम टैक्स का कोई एक कोई केस पेनल्टी वगैरह चल रही है, और वो वाली चीज अगर सामने नहीं आती, आप लोगों को नहीं पता चलता, तो एज एन ऑडिटर आप क्या कर सकते हो? मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, हमारी कंपनी एक कोई मेडिसिन बनाती है। आपको पता है ना हमारे इंडिया के अंदर कितनी सारी मेडिसिन बैन है, ठीक है? कितनी सारी मेडिसिन पर बैन हुआ है, ठीक है? तो वो कंपनी कभी ना कभी तो एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है? पहले अपनी एग्जांपल में यूज करती थी, फेंसिड्रिल नाम की कोई मेडिसिन आती थी, ठीक है? हमारे जमाने में आती थी, ठीक है? इनफैक्ट जो वो होते थे ना रिक्शे विक्शे चलाने वाले, वो दारू महंगी होती थी तो वो लोग फेंसिड्रिल पी के और उसके बाद टुर्न हो जाते थे, ठीक है? अच्छा, फेंसिड्रिल बहुत ज्यादा मतलब नशे वाली टाइप की थी और बड़ा मजा आता था लोगों को, ठीक है? अच्छा, अब कंपनी पर केस चल रहा है, आप उस कंपनी को ऑडिट करने के लिए आए, ये केस आया अभी पक्का नहीं है, ठीक है? अभी केस चल रहा है, और इस केस का ये नतीजा आ सकता है कि शायद कंपनी को बंद करना पड़े। मतलब अगर बंद करेंगे इसका मतलब गोइंग कंसर्न कंपनी नहीं चल पाएगी। अब मैनेजमेंट ने ये वाली बात को छुपाया या फिर नहीं बताया आप लोगों को, और इसे डिस्क्लोज ना करने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई गई? नॉर्मल, किसी को पता तक नहीं लगने दिया। शेयर होल्डर्स ने इसके अंदर पैसे डाले हुए हैं, उन्हें पता तक नहीं लगने दिया गया कि भैया गोइंग कंसर्न से कंपनी आगे शायद ना चल पाए, ठीक है? अभी नहीं बंद हो रही, बट लगता है कि आगे बंद हो जाएगी, ठीक है? तो अब आप मुझे बताओ, जब गोइंग कंसर्न से नहीं चल रही या चल रही है, इसके लिए आप क्या कौन सी एश्योरेंस लोगे? रीजनेबल एश्योरेंस। आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, अभी ना हम लोग यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप लोग प्लीज बुक मत ओपन करना। रीजन बीइंग यहाँ से एक बार पढ़ लो और घर जाके खुद से तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? वरना तुम लोग क्या करोगे, यहीं से पढ़ लोगे और घर पे तुम लोग बुक नहीं ओपन करने वाले। प्लीज घर पे भी बुक खोलनी है, इसकी भी अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है? अच्छा देखो, auditor is required to obtain reasonable assurance as to whether financial statements are free from material misstatement, ठीक है? मतलब कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आप सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल लेवल पर श्योर हो सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़े नहीं है। आप 100% श्योर नहीं हो सकते। आप कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करोगे? रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट अभी आपको नहीं पढ़ना, डायरेक्ट ये पढ़ो। However, reasonable assurance is not absolute level of assurance. This is due to inherent limitations of audit. अब मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स बताया, ठीक है? वो एग्जाम्पल्स एक तरह से इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लिमिटेशन मतलब बाधाएं। कुछ ऐसी बाधाएं जो कि आप चाह कर भी हटा नहीं सकते, उनको बोला जाता है इनहेरेंट लिमिटेशंस, ठीक है? तो हम यहाँ पे अब पढ़ के देखते हैं। मैंने अभी स्टैंडर्ड एसए की आपसे बात करी है, ठीक है? एसए 200 है,
ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आगे वाली क्लासेस में कि ऐसे कैसे डिसाइड होता है, ऐसे ऐसे आपको कौन से पढ़ने हैं ऑल, ठीक है, आगे हम लोग डील करेंगे ऐसे रिलेटेड। अभी देखो एक ऐसे 200 है, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with essay। अभी रीड करना है, लर्निंग पे अभी नहीं, ठीक है। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस, अच्छा ये वाली लाइन अभी यहाँ पे आप लोग छोड़ दो क्योंकि ऑडिट रिस्क अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, अभी इस पे फोकस नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, nature of financial reporting, preparation of financial statement involves judgment by the management in applying the requirements of entities applicable FRF financial reporting framework। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो एक तरह से फॉर्मेट यूज किया जाता है उसे बोला जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोग एएस का यूज करते हो, कंपनीज एक्ट का यूज करते हो, तो वो क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे उन्होंने ये क्यों नहीं लिख दिया कि एएस, या फिर ये क्यों नहीं लिख दिया कि कंपनीज एक्ट को फॉलो करो, क्योंकि एक तो बहुत सारी एंटिटीज, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग एक्ट्स और अलग अलग लेवल की कंप्लायंस, तो जितनी भी एंटिटीज है आप उस एंटिटी को देखो कि उस पे क्या क्या एक्ट्स अप्लाई होते हैं, उसके बेसिस पर डिटरमाइन करो योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी। In addition, many financial statement involve subjective decisions, ठीक है, मैंने अभी बताया था ना आपको, बहुत सब्जेक्टिव लेवल के डिसीजंस होते हैं, और assessment or a degree of uncertainty, and there may be acceptable a range of acceptable interpretation or judgments that may be made, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी एक्सेप्टेबल लेवल पर इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मतलब मान लो मैंने बोला 4 से 5% डेटर, ठीक है, अब हम लोग ना श्योर नहीं है तो हमने 5% का बना दिया, बट ये एक रेंज टाइप थी, 200% श्योरिटी नहीं थी, बट हाँ एक रेंज टाइप हमारी सेट थी, तो जहां पे भी रेंज आई मतलब कुछ एक लेवल मिनिमम और मैक्सिमम का हम लोग जब सेट कर पाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल, तब आप सिर्फ उस सब्जेक्टिव लेवल पर ही वर्क करते हो, तो आप सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हो, आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, these are practical and legal limitations, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली अवेल होती है प्लस आपकी लीगल लॉज रिलेटेड, ठीक है। On auditor's ability to obtain audit evidence, there is a possibility the management or other may not provide intentional or unintentional the complete information that is relevant to the preparation and presentation of financial statements, or that has been requested by the auditor। कुछ चीजें जो कि मैनेजमेंट ढंग से ना प्रोवाइड करे, इंटेंशनल अनइंटेंशनल कुछ भी, अगर मैनेजमेंट आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करती, मैनेजमेंट सच्ची सच्ची बातें बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखती, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स को छुपा के रखती है, तो ये क्या है, मैनेजमेंट के लेवल पर एक प्रॉब्लम है। अब आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ सकते। अच्छा, एक फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड केयरफुली डिजाइन स्कीम्स डिजाइन टू कंसील, ठीक है। अच्छा, ये ना आप लोग चैप्टर 5 के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, अभी इसे यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, जब चैप्टर 5 कर लोगे ना तब आके से रीड करना। चैप्टर 1 हमारा इनकम्प्लीट सा रहेगा, रीजन बीइंग इट हैज कनेक्शन विद मेनी चैप्टर्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ऑडिट क्या है, ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट में बेसिक्स क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर के बेसिक्स पढ़ के डिटेल्ड चैप्टर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद जब वापस आके चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लासेस ढंग से देखो, जो जो चीजें समझा रही हूँ उन्हें माइंड में बिठाते जाओ, ठीक है। अभी रीडिंग अगर आप चैप्टर 1 की नहीं भी करते कोई बात नहीं, आप चैप्टर 3 करो, 5 करो, 7 करो, 4 करो, ये वाले चैप्टर्स जब बेसिक्स कंप्लीट होंगे तब आप लोग चैप्टर 1 पे आके पढ़ोगे एंड यू विल रियलाइज कि आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हो, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, इसमें कोई भी टेंशन स्ट्रेस की बात नहीं है। जितना अपना माइंड आप लाइट रखोगे ना स्टार्टिंग में, उतना बेटर आप लोग एब्जॉर्ब कर पाओगे।
अब देखो, अगर आप माइंड को ऑक्यूपाई कर लोगे ऑलरेडी उन चीजों के साथ, मैंने बोला अभी नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आप पहले से ऑक्यूपाई कर लोगे अपने माइंड को, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें बैठ गई, तो जो मैं नई चीजें बताऊंगी तो वो समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम लोग ना इस चैप्टर 1 की रीडिंग भी कुछ क्लासेस के बाद करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन into alleged wrongdoing. Accordingly, auditor is not given specific legal powers. है ना भाई, हमने बताया था ना, तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, वो जो रेड वाली बात थी, ठीक है। तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेड पावर्स है। अच्छा, इधर हमने एक चीज पढ़ी थी, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। ओके, ये वाली चीज पर बहुत बच्चे मेरे से डाउट भी पूछते हैं, कैसे आप बेनिफिट और कॉस्ट के बीच में, कहते हैं ना कि वो निकाल लेते हो, ठीक है। आप बेनिफिट एंड कॉस्ट के बीच में कैसे बैलेंस निकालते हो। ओके, इसको समझने के लिए सबसे पहले बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन thereby its value tends to diminish over time and there is a balance to be struck between reliability of information and its cost. Okay, अभी नहीं समझ आया, मुझे भी पता है। एक जो भी वैल्यू है उसकी, सॉरी, कोई भी चीज है उसकी इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है, ठीक है। अब तो आपको ना इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और कॉस्ट के बीच में एक बैलेंस स्टक कर, देखो आपके पास यहाँ पे डेटर्स हैं, ठीक है। अब वो डेटर्स, टोटल नंबर ऑफ डेटर्स हैं 1000, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताना, जिनकी टोटल वैल्यू, मैं टोटल वैल्यू बोल रही हूँ, बैलेंस मैंने ऐड किया सारे डेटर्स को और वो आता है ₹1000। अब मैं क्या कर रही हूँ, सुबह से शाम तक डेटर्स को चेक कर रही हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ डेटर्स तो था ना 1000 डेटर्स, ठीक है। तो मैं सुबह से शाम तक मैं एक एक डेटर को चेक कर रही हूँ, ठीक है। सैंपलिंग नहीं कर रही, मैं एक एक डेटर को चेक कर रही हूँ। टोटल अमाउंट कितना था, ₹1000। ₹1000 के लिए मैं एक एक डेटर को चेक कर रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई बैलेंस तक हुआ बिटवीन द कॉस्ट, जो कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रेलेवेंट है उसके, और जो टाइम मैं उस पर लगा रही हूँ, क्या उनके बीच कोई बैलेंस तक हुआ। अब दूसरी तरफ मैंने, मेरे पास 1 CR रुपीज के इन्वेंट्री पड़ी है और उस इन्वेंट्री को मैंने सैंपलिंग कर दी, सारी नहीं चेक करी, सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री जो मेरे पास पड़ी थी वो थी अराउंड 1000, उसमें से मैंने सैंपलिंग करी और सिर्फ 5 की चेकिंग करी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ₹1000, टोटल अमाउंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कितनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सिर्फ ₹1000, मैं उस पर कितना टाइम लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लगा रही हूँ, ठीक है। अब उसकी जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू नहीं रहेगी ना, रीजन बीइंग ₹1000 की ज्यादा वैल्यू नहीं है कंपेयर टू 1 CR। 1 CR का जो इन्वेंट्री थी उसमें मैंने सैम्पलिंग कर दी और मैंने देखा कि 5 सैंपल को चेक किया और बोला कि ठीक है 1000 में से बना लिया कि भैया सब कुछ बराबर होगा। क्या आपको कोई बैलेंस तक लग रहा है, जो रिलायबिलिटी मतलब इंफॉर्मेशन पर पहले तो आप रिलाय कर पाओ, प्लस उसके साथ साथ में जो उसकी कॉस्ट और आप टाइम लगा रहे हो, क्या आप उसमें कोई एक तरह बैलेंस बना पा रहे हो? नहीं, कोई भी बैलेंस नहीं बन रहा। तो आप जब ऑडिट करोगे, आपका मकसद क्या रहेगा कि आप ना ऐसे ऑडिट करो कि जितनी भी कॉस्ट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है, प्लस आपकी भी जेब से पैसे जाते हैं। देखो, अगर एक आर्टिकल को आपने दिन भर लगा दिया, ठीक है, दिन भर लगा दिया एक लेटर को चेक करने के लिए, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹1000, ठीक है। आप फीस तो उतनी लोगे नहीं, उससे ज्यादा का तो आप उसमें लगा दोगे, उसकी जो भी आर्टिकल शिप वगैरह, आपका एक ह्यूमन रिसोर्स बेफजूल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना है कि एक बैलेंस तक होना चाहिए विद योर कॉस्ट, टाइम और जो भी आप इंफॉर्मेशन उससे डिराइव करा पा रहे, ठीक है। उसके बाद आपके पास अदर में आता था फ्रॉड
इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या था, बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के घपले, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड मैंने आपको बात बोली थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के घपले, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद था यहाँ पे देखना हम लोगों ने क्या किया था, लॉज एंड रेगुलेशंस। आप हर टाइम तो अवेलेबल नहीं हो सकते, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक चीज पढ़ी थी गोइंग कंसर्न रिलेटेड, ठीक है। गोइंग कंसर्न रिलेटेड भी आप क्या ऑब्टेन करोगे, सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस, आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर सकते, राइट। अब आपको आज की क्लास से इतना करके जाना है कि लर्न हो जाए आपको क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें आया मेरा जजमेंट बाय मैनेजमेंट, वो जो मैंने प्रोविजन वाली बात बताई, ठीक है। बहुत सारी जजमेंट्स यूज होती हैं, बट मैं यहाँ पर एक भी एग्जांपल अगर याद करूँ, प्रोविजन, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। कौन कौन से प्रोसीजर्स हमने करे कंप्लायंस प्रोसीजर्स और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, ठीक है। अब ये प्रोसीजर्स करते वक्त आपको कुछ फ्रॉड सामने आ सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट की चीजें सामने आ सकती हैं जो उन्होंने आपको डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है। प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर्स करते वक्त ये ध्यान देना है कि आपकी क्या है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेशंस है, आपको उन लिमिटेशंस को फॉलो करना है। अच्छा, अब टाइमलीनेस एंड कॉस्ट, वो जो मैंने बैलेंस टक वाली बात बताई थी, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लगाना, इसीलिए आप क्या यूज करते हो, सैंपलिंग, ठीक है। एक बैलेंस टक होना चाहिए बिटवीन योर कॉस्ट एंड द इंफॉर्मेशन एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्लस टाइम, इन सब तीनों चीजों के बीच में कोई बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी भी चीज के ऊपर कितना भी टाइम आप लगाते जाओ। अच्छा, फिर अदर में आपको देखना फ्रॉड बाय सीनियर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, लॉज एंड रेगुलेशंस एंड गोइंग कंसर्न। अब फटाफट से इसे अपनी कॉपी के अंदर लिखो, आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। कोई ऐसी चीजें, बाधाएं जो कि एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। लिखो जल्दी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, नेचर कैसा है उनका, तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, प्रोविजन वगैरह, तो आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट बनाने में ही अगर गड़बड़े हैं, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई उसी में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनकी चेकिंग में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। अब जाके अकाउंट्स वाले सर से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें क्यों ऐसे अकाउंट्स बनवाते हो जो कि सारी गलत होती है, ठीक है। ये गलत नहीं है, अकाउंट्स रीजनेबली श्योर होती है, तो उनकी चेकिंग भी कैसी होगी, रीजनेबली श्योर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस एंड कॉस्ट, और उसके बाद आता है आपका अदर। अभी अगर इसे याद करना चाहते हो, JATO, ठीक है। और इसको अगर याद करना है तो मेरे हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो, देखो मेरे को पर्सनली जाट बहुत पसंद है, ठीक है, बट मुझे निमोनिक बनाने के लिए बनाना था। जाटों को इनहेरेंट लिमिटेशन उठानी पड़ जाती है, ठीक है। प्लीज अगर ये लिखना चाहो तो प्लीज इसे लिखना क्या चाहो, प्लीज अपनी अपनी कॉपी के अंदर लिखो, जाटों को इनहेरेंट लिमिटेशन उठानी पड़ जाती है। जे से क्या है, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ए से क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तीन चीजें इसमें याद करो, फ्रॉड वाली बात,
मैनेजमेंट वाली बात, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। टी, टाइमलीनेस एंड कॉस्ट। ओ से अदर। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के घपले, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के घपले, फिर लॉज एंड रेगुलेशन, फिर गोइंग कंसर्न। देखो यहाँ पे फ्रॉड बाय सीनियर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लॉज एंड रेगुलेशन एंड गोइंग कंसर्न। जल्दी से अपने अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालो, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, उसके नीचे लिखो जाटो को इनहेरेंट लिमिटेशन उठानी पड़ जाती है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जजमेंट बाय मैनेजमेंट। देखो जो हेडिंग्स तो 4 है, ठीक है, और उसके अंदर का मटेरियल याद करने के लिए उसके उसके कीवर्ड्स, ठीक है, डन। अब इतना भी लिखते तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बट एग्जाम में प्लीज कोशिश करना जितना एक तरह जितना कॉपी पेस्ट कर सको, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि भैया कुछ भी थोड़ा थोड़ा याद करने से भी काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद करने से आप लोग पास हो सकते हो, बट अगर अच्छे मार्क्स से पास होना है तो प्लीज याद करना ही पड़ेगा। ये निमोनिक्स कीवर्ड्स लिख रहे हो, ठीक है, उसे अंडरलाइन नहीं किया तो सबसे बड़े बेवकूफ, ठीक है। अब आपको जो भी कीवर्ड आता है उसे लिखो, अंडरलाइन करो। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो वो ऊपर मैंने 2-3 लाइनें बताई थी रीजनेबल एश्योरेंस वगैरह रिलेटेड, रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट 100% लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर पाते, ये एक दो बातों से स्टार्टिंग करो। फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस कौन सी है मेरी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, 3 चीजें, फ्रॉड, उसके बाद मैनेजमेंट, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, फिर नेक्स्ट टाइमलीनेस एंड कॉस्ट, उसके बाद ओ से अदर। अच्छा, उसके बाद अदर्स में फ्रॉड बाय सीनियर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लॉज एंड रेगुलेशन एंड गोइंग कंसर्न, ठीक है, डन। अच्छा, इसके साथ हमारा रीजनेबल एश्योरेंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात, अभी तक मेरे टोटल जो क्वेश्चंस रह रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो कौन से हैं। चैप्टर 1 के अंदर मेरा एक क्वेश्चन रह रहा है स्कोप, एक मेरा रह रहा है एस्पेक्ट्स, और एक मेरा रह रहा है एरर्स, ठीक है। ये स्कोप और एस्पेक्ट मैं अभी नहीं कराऊंगी, रीजन बीइंग अभी आपको थ्योरेटिकल समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। अच्छा, एरर्स इजी है, आप लोगों का आज का होमवर्क है कि आपको इसे पढ़ के आना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से चैप्टर नंबर 3 के बीच में मैं एक बार ये एरर्स वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगी। तो आपको क्या करना है, एक तो स्कोप को अभी नहीं करना, एक एस्पेक्ट्स को नहीं करना, ओवरव्यू रीडिंग टाइप कर लेना अगर करना चाहो, एरर्स को आपको रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, हम 2 नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टडी मैट को मैं बेस लेती हूँ, ठीक है, तो हम लोग स्टडी मैट कवर अप करा रहे हैं, राइट। अब चैप्टर 1 की मैंने एक नोट डाल रखा है, जो जो स्टडी मैट के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस अगर अभी नहीं हुए, ठीक है, वो बाद में होंगे, ठीक है। हम लोग 100% स्टडी मैट करेंगे, पूरा स्टडी मैट कवर होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि स्टडी मैट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अभी याद करना थ्योरेटिकल लेवल पर मैं बोल दूं, ठीक है, स्कोप एस्पेक्ट याद करा के खत्म करा सकती हूँ, मेरे लिए इतनी चुटकियों का काम है। रीजन बीइंग हम देखो कितना ज्यादा बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी ये बेसिक्स की क्लास है, मैं चैप्टर 1 इसे कंप्लीट नहीं बोलती, बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना जब आपके, तब आप बेझिझक इसको आपको पढ़ने में टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। अभी याद कराना इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार ओवरव्यू लेना चैप्टर 1 में जो जो चीजें हमने कवर कराई है, जो मैंने कवर कराई है वो मैं यहाँ पे रीड आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग आगे इसकी रीडिंग करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब यहीं पे ही होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट होगा, उससे पहले एक चीज याद रख लेना, जो जो कराया है सिर्फ उतना उतना करो, समझो, कीवर्ड्स को याद करो, अंदर अंदर की रीडिंग के लिए अभी टाइम है, राइट। ओके, डन।